ये जी सर। पीछे की लाइट बंद करो। हाँ, सर हम लोग हाँ। पानी पर बातचीत के इस कार्यक्रम में आज आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र सिंह सर को पानी के वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जल पुरुष के नाम से जानते हैं। और पानी की चर्चा दुनिया में कहीं भी होती है तो सर की चर्चा होती है, सर के काम की चर्चा होती है। तरुण भारत संघ जो एक संस्था है, उसको उन्होंने जीवित किया, नए सिरे से खड़ा किया। और राजस्थान के अंदर करीब-करीब 9,000 बावड़ियों से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में उन्होंने जिंदा किया बावड़ियों को, जो वहाँ की पारंपरिक संरचना है पानी की, पानी को सहेजने की। कई दर्जनों नदियों को जीवन दिया। और सर के पास बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कि मुझे पानी को समझना है, पानी कैसे मतलब कैसे बचाएँ इसके लिए। और इस कार्यक्रम में हम ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार हर हफ्ते, इसी इसी के लिए इसलिए ही कर रहे हैं कि पानी की महत्ता को लोग समझें। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं। और हम उनसे पारंपरिक पानी बचाने की जो परंपरा है हमारी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम जो बातचीत करेंगे वो सर उसके केंद्र में जो पानी बचाने को जो लेकर जो समाज सबसे ज़्यादा चिंतित है, कम से कम सारे सारे समाज में। और उसके अलग-अलग नाम हो सकते हैं, अलग-अलग वो हो सकते हैं। तो जो बंजारा समाज है, बंजारा समाज पानी को लेकर बहुत चिंतित रहता है और उसको बचाने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप जयप्रकाश नारायण जी के साथ जुड़े। और उसके बाद आप फिर पढ़ाई के बाद आप डॉक्टर हुए, आयुर्वेद के डॉक्टर हुए। आपने डॉक्टरी का पेशा किया। फिर आपको क्यों क्यों लगा कि पानी का काम किया जाना चाहिए, पानी का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, डॉक्टर तो एक दो आदमी का इलाज करता है रोजाना, जी, लेकिन जो पानी का इलाज है वो हजारों लोगों का एक साथ हो जाता है। तो जो मेरा गुरु था, किसान, अनपढ़ किसान, उसने कहा ये आदमी तो बहुत लालची है, इसका इलाज तुम कितना करोगे जिंदगी में? ज्यादा से ज्यादा करोगे 10,000 20,000 लोगों का इलाज कर पाओगे, लेकिन यदि पानी का काम करोगे तो लाखों लोगों का इलाज अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आज जो हम लोग उजड़े हैं बेपानी होकर, लाचार बेकार बीमार होकर, जो अपना गांव छोड़कर शहरों में जाने को मजबूर हुए हैं, वो तो पानी के कारण हुए हैं। जी, और हमें जो रतौंधी रोग हुआ है वो तो पानी की कमी के कारण, कुपोषण के कारण हुआ है। तो यदि तुम पानी का काम करोगे तो हमारा इलाज अपने आप हो जाएगा और हम अच्छे से अपनी ज़मीन पर बस जाएंगे, पानी का काम होगा। तो मुझे वहाँ के किसानों ने मोटिवेट किया। वो लोग पहले रतौंधी रोग से ग्रसित थे, मैंने वैद्य की तरह उनका इलाज किया, वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने कहा कि राजेंद्र भाई, अब आप दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दीजिए, अब पानी का काम करिए। और मैंने हुँ, उनकी बात मान ली और उनकी बात मान के काम शुरू कर दिया, बस। लेकिन जिस दिन से काम शुरू किया, फिर मैं आदमी के इलाज के लिए नहीं गया, मैंने फिर किसी का इलाज नहीं किया। मैं केवल और केवल धरती के इलाज में जुट गया। और जो सूरज हमारे पानी को चोरी कर लेता था, उस सूरज की चोरी रोकने में मैंने सफलता प्राप्त की। क्योंकि मुझे मेरे अनपढ़ गुरु ने सबसे पहले ये सिखाया था कि जहां धरती में सीधी सड़ होती हैं, मतलब कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, वहां हुँ। पर यदि पानी रुकेगा तो धरती के पेट में नीचे जाएगा और वो कुओं का जल स्तर ऊपर बढ़ाएगा और जो नदी के स्प्रिंग्स है वो रिजुनेट हो जाएंगे। बस हमने सर जो इसको उनसे सीखा। ये जो आप बता रहे थे कि सड़सड़ मतलब इसको थोड़ा-सा और मतलब सल आम का आदमी मतलब समझ। होता है सल का मतलब होता है धरती के अंदर जो फॉर्मेशन है जी। उसमें डिफरेंट करेक्टर होता है। हुँ, हुँ, जो सीधी सड़ है, सड़ कहते हैं वो फ्रैक्चर को, दरार को। हुँ,
हिंदी में जिसे दरार कहते हैं। ये जो सड़ हैं, ये जो पानी है उसको सरा के, उसको नीचे लाके एक्यूफर में भूजल के भंडारों को भरती हैं, रिचार्ज करने में मदद करती हैं। और ये बात उस किसान को, मांगू काका को मालूम थी, इसलिए उसने मुझे बता दी और मैं उस काम में लग गया। तो सड़ सर का मतलब होता है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट टाइप के जो फ्रैक्चर होते हैं, मिक्स फ्रैक्चर होते हैं, उनको हमारी लोकल भाषा में सड़ कहते हैं, वो यहाँ की भाषा में, और हिंदी में दरार कहते हैं, और अंग्रेजी में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर कहते हैं। इन फ्रैक्चर्स का जो रिलेशन है वो एक्यूफर के साथ होता है। एक्यूफर मतलब होता है पेट, जहाँ भंडार है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो उसको हम एक्यूफर कहते हैं जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी में। तो मेरे टीचर ने मुझे सबसे पहले धरती का पेट सिखाया, फिर धरती के ऊपर कैसे पानी को इकट्ठा करके धरती का पेट पानी से भर सकते हैं, वो सब सिखाया। तो मेरी 2 दिन की पढ़ाई है कुल, और वो भी अनपढ़ टीचर की है, जिसके पास वैक्यूलरी में, जिसके शब्द को उसमें शब्द नहीं थे, केवल ज्ञान था, और बिना शब्दों के उसने मुझे 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट कराई। पहले दिन उन्होंने मुझे जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी में पीएचडी कराई। वो मुझे 25 कुएं दिखाए, उस कुएं में डाल देता था और 5 मिनट बाद निकाल के पूछता था, कहीं देखा रहा इस कुएं में? तो मैंने कहा, काका ये कुएं माई तो सीधी सड़क है, जहाँ टेढ़ी होती थी वहां टेढ़ी बताता था। तो वो फिर ये जो सड़ हैं, इन सड़ों का जो सरफेस के फ्लो के साथ रिलेशनशिप है, उसको उसने अगले दिन जो जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और नेचुरल इंजीनियरिंग सिखाई, उससे उसका रिलेशन सिखा दिया। बस मैं तो उसी दिन एक पीएचडी मेरी जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट कराई एक दिन में, पहले दिन में, और दूसरी दिन जो जो पीएचडी थी वो नेचुरल इंजीनियरिंग में कराई, जिसमें नेचर का नरिशमेंट होता है, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, नेचर का पॉल्यूशन नहीं होता, नेचर पे एनक्रोचमेंट नहीं होता। जिस विधि से नेचर का नरिशमेंट होता है वो विधि उन्होंने मुझे सिखा दी, और बस मैं उस काम में लग गया। जी सर, आपने एक बात कही कि मांगू काका जो आपके गुरु हैं, जो जिनको आप गुरु का दर्जा देते हैं, उन्होंने आपसे कहा कि लोभ जो है, लोभ आदमी का कभी कम नहीं होता। तो जब आपने काम शुरू किया था, तो उस समय समाज का पानी के प्रति क्या भाव था? आज क्या है? आज कैसा भाव है? क्योंकि पानी की समस्या तो मैं देख रहा हूँ कि और विकराल होती जा रही है। देखो, उस वक्त हमारा गांव तो बेपानी था, बेपानी होके उजड़ा था। तो यहाँ के लोगों का जो विजन था पानी, वो तो उनके लिए भगवान था, देवता था, कि जो पानी का काम हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वो जो पीढ़ी थी, जिस पीढ़ी के साथ मैं काम कर रहा था, मांगू काका की पीढ़ी, वो पानी के ज्ञान को समझती थी, संवेदनाओं को समझती थी, संस्कार से ओतप्रोत थी, प्रभावित थी। और ये जो अब पीढ़ी है, ये पीढ़ी पानी को रेस्पेक्ट के साथ नहीं देखती, वो पीढ़ी पानी को रेस्पेक्ट के साथ देखती थी, अपना भगवान मानती थी। ये जो पीढ़ी है ये उसको कमोडिटी की तरह देखती है, जीवन चलाने के लिए एक जरूरी वस्तु की तरह देखती है। वो पीढ़ी, जिस पीढ़ी के साथ मैंने काम शुरू किया था, उस पीढ़ी के मन में पानी का बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था। इसीलिए उनके व्यवहार में कम से कम पानी पीकर, कम से कम पानी के से अपना जीवन चलाने का, अपनी खेती चलाने का, अपना जीवन जीविका और जमीर, उस सब को कैसे वो कम से कम पानी के साथ अच्छा बना सकें, ये उनके अंदर जज्बा होता था। और फिर वो पानी को एक बार नहीं 3 बार उपयोग करते थे। तो रिट्रीट, रिसाइकल और रीयूज। और वो समझते थे कि ये जो प्लेनेट है ये वाटर से ही रिजोनेट हो सकता है। तो हमारा जो वो जमाना था, जिस पीढ़ी में हमने काम शुरू किया, उस पीढ़ी में पानी के 6 आर थे: रेस्पेक्ट, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज एंड रिजुनेट दिस प्लेनेट बाय वाटर। ये जो सेंस थी हमारे समाज की, वो सेंस थी। अभी केवल 3 आर रहे हैं भारत में पानी के: रिट्रीट, पानी को ट्रीट करो,
रिसाइकल करो और रीयूज करो। अब पानी का रेस्पेक्ट नहीं है, अब पानी बाजार की वस्तु है। 15 रुपए में बोतल मिल जाती है तो क्या रेस्पेक्ट करना, बाजार में खरीदेंगे। तो जिस तरह से बाजार में चीजें बिकती हैं वैसे ही पानी बिकने लगा है। तो ये जो वाटर मार्केट खड़ा हो गया है, ये जो वाटर का कमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उसने वाटर का रेस्पेक्ट खत्म कर दिया और एक तरह से जीवन में से अनुशासित होकर उपयोग करने का व्यवहार और संस्कार भी नष्ट हो गया। तो सर ये आप इसको कहाँ, मतलब गड़बड़ी कहाँ रह गई ये 2 पीढ़ी में या ये 3 हमारी जो पीढ़ी में? मॉडर्न एजुकेशन है, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, इस मॉडर्न एजुकेशन में हमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो जो भारत की इंजीनियरिंग टेक्निक है और पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग और तकनीक है, वो नेचर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट करके कैसे मैक्सिमम यूज नेचर का हम कर सकते हैं। तो पानी का हमने केवल एक्सट्रैक्शन सीखा। हमारी जो इंजीनियरिंग थी उसने 1500 मीटर नीचे तक जाना सिखा दिया। पहले हम मुश्किल से मुश्किल 30 मीटर जाते थे। हमारे सारे कुएं 90-100 फीट, 120 फीट, 150 फीट से गहरे नहीं होते थे। तो हम ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर जाते थे। अभी तो हम 1500 मीटर तक जाते हैं पानी लेने। बोरवेल, सबमर्सिबल पंप, ये सब आ गए। तो ये जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें एक दोष है कि वो एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉइटेशन सिखाती है। दूसरा दोष है एनक्रोचमेंट पढ़ाती है। जो हमारा मैनेजमेंट है, जो भी हमारे मैनेजमेंट की सबसे बड़ी संस्था है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो हमें मैनेजमेंट पढ़ाती है। तो वहाँ जो अफसर तैयार होते हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है कि जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है, आपको उसको कंट्रोल करना है। द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो वो जो जितने भी आईएएस लोग होते हैं, जो जो हमारे सबसे बड़े मैनेजर हैं, इस कंट्री के सबसे बड़े मैनेजर हैं, वो क्या पढ़ते हैं? वो तो कंट्रोल पढ़ते हैं, एनक्रोचमेंट पढ़ते हैं लोगों पर। तो दूसरी पढ़ाई हमारी एनक्रोचमेंट की है, कंट्रोल की है। और जो तीसरी पढ़ाई है वो पॉल्यूशन की है। पॉल्यूशन मतलब कि जो भी तुम अपने जीवन के लिए ले रहे हो, लेते वक्त भूल जाओ, बस लेते रहो, लेते रहो। तुम्हें अपने पसीने से, अपने मेहनत से, अपनी श्रम निष्ठा से वो रीपे करना है, देना है नेचर को वापस। जितना लिया उतना नेचर को वापस लौटाना है, ये भाव खत्म हो गया। तो हमारी इस मॉडर्न एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण जिसको हिंदी में कह सकते हो। सर दूसरा है हाँ जी, पोल्यूशन, और तीसरा है एनक्रोचमेंट। शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण, ये 3 चीज हमारी इस मॉडर्न एजुकेशन के अंग बन गई हैं, जिसके कारण हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो लाइवलीहुड है, वो सब उसी तरफ मूव कर रही है। यस। सर आप एक तरफ बता रहे हैं कि इस तरह से पारंपरिक आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अन्य जगहों पर भी काम कर रहे हैं पूरे देश में या दुनिया में पारंपरिक पानी को बचाने की बात कर रहे हैं। पर डॉक्टरों से ये कहवाया जाता है किसी दशक में कि कुएं का पानी बेकार है, वो आपको हैजा देता है, आपको इस तरह तरह की बीमारियां देता है। तो दो विरोधाभासी चीज, एक के पास ताकत बहुत है जो ये कह रहा है कि आपके कुएं के पानी खराब हैं, फिर उन्होंने हैंडपंप के पानी को भी बर्बाद बता दिया। अब वो आरओ और कैंट और ऐसी कंपनियों की सिफारिश करता है कि उसके पानी पियो, और वो उस पानी में 4-5 साल 6 साल के बाद दूसरी तरह की विकृतियां शुरू हो रही हैं और मतलब हाथ जोड़ के दर्द और इस तरह की दिक्कतें हो रही। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि पारंपरिक पानी बचाओ, पारंपरिक पानी बचाओ, पारंपरिक तरीके की ओर लौटो वापस से। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको किस तरह से समझना चाहिए सर? आप बताएं सर। देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये हमारी जो डेवलपमेंट है और मॉडर्न हमारी जो सोच है, ये उसका आउटपुट है। ये क्या आउटपुट है कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, जो भी हम विकास के नाम पर कर रहे हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, इंडियन विजडम, जिस ट्रेडिशन को इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम ने, इंडियन विजडम ने बनाया था,
वो जो ट्रेडिशन है वो इस मॉडर्न सिस्टम में खत्म हो गया। अब उसको जो मॉडर्न कॉलेज में, आईआईटीज में और इसमें पढ़ने वाले हैं, तो जो बातें तुम कर रहे हो उनको कहेंगे अरे यार ये स्वतंत्र क्या पोंगा पंडित है यार, क्या पोंगाई बात कर रहा है, तो वो तुम्हें एकदम डिस्कार्ड कर देंगे। तो नंबर एक, हम लोगों की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का और टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस का, अनुभूति का कोई स्थान बचा नहीं, परंपरा का। तो उसने इस सब को डिस्कार्ड करना शुरू किया, क्योंकि ये जो लोग तुम्हें कह रहे हैं कि कुएं का पानी खराब है, वो लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। कुएं के पानी में यदि आर्सेनिक भी है, फ्लोराइड भी है, तो वो नीचे हलाने से नीचे बैठ जाता है। समझ में आया? और पानी, अच्छा पानी आपको ऊपर मिल जाता है। इसीलिए जब भी कुएं से पानी निकालते थे तो उसको हिला के निकालते थे। इन्होंने और ये सब जो चीजें हमारे शरीर में पानी के साथ जानी जरूरी भी हैं। बिल्कुल खत्म करने से नहीं होगा। आरओ इसको बिल्कुल खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है आगे चल के 5-6 सालों में। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वाटर का, बिजनेस का, वो ये सब बातें कहता है। क्योंकि यदि उसको बावड़ी का पानी, कुएं का पानी अच्छा लगेगा तो कौन खरीदेगा ये बोतल? कौन लगाएगा आरओ अपने घर में? इसलिए सबसे पहले उनको ये सिखाया जाता है कि जो ट्रेडिशन है, जो भी इंडिया का वाटर ट्रेडिशन है, उसको डिस्कार्ड करो, उसको बुरा बताओ। और ये जो बुरा बताने का सिस्टम है, ये अंग्रेजी राज्य में 1932 के आसपास हॉकिंस ने सबसे पहले बनारस में शुरू किया था। हॉकिंस ने जो इंडिया का जो वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम था, वो त्रिकुंडीय व्यवस्था थी। बनारस भारत का कैपिटल ऑफ नॉलेज था, तो बनारस में इस पानी को शुद्ध करने का जो सिस्टम था, त्रिकुंडीय व्यवस्था थी, उसको उसने सबसे पहले, हॉकिंस ने 1932 में एक डेडलाइन का जीआर जारी करके, क्या जीआर था? फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन डायरेक्ट विद गंगा। जो गंदे पानी के 3 ड्रेन थे, उनको तुमने यदि अभी भी जाके देखोगे, राजघाट का जो लोहे का पुल है उसके ऊपर वो गंगा में डायरेक्ट आके मिलते हैं। तो उसके, ये जो गवर्नमेंट का जीआर था, ये कहता था कि तुम्हारा मलमूत्र तुम्हारे पीने के पानी में हम मिलाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो ऐसा कोई जीआर हो सकता है किसी सरकार का? लेकिन अंग्रेजों ने वो जीआर निकाला और उस जीआर का बहुत विरोध किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जी जान से विरोध किया, लेकिन उसकी फैकल्टी के लोगों ने कहा, पंडित जी इस पैसे को आ जाने दीजिए ना, ये पैसा बनारस में लगेगा तो थोड़ा बनारस का विकास होगा। पंडित जी बहुत नाराज हुए, लेकिन वो अपनी फैकल्टी को नाराज नहीं कर पाए। और हॉकिंस को तो उन्होंने बहुत लताड़ा, और हॉकिंस को कहा, मिस्टर हॉकिंस, यू नो व्हाट इज माय रिलेशन विद माय मदर गंगा? उसने कहा, यस सर आई नो, बट यू डिसाइड, योर कम्युनिटी कैन डिसाइड। इफ यू वांट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी, दिस इज द ओनली वे वी कैन लिंक दिस ड्रेन्स। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में ये अंग्रेजी हुकूमत में शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो तो व्यापार पर आधारित थी ना, एग्रीमेंट से चलती थी, तो वो तो व्यापार करना चाहती थी, तो व्यापार तो ऐसे ही चलता है। लेकिन आजादी के बाद भी हमने क्या किया? पिछले 72 सालों में वही तो हम कर रहे हैं जो हम तब कर रहे थे। तो दोस्तों, यदि आप सचमुच ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट को, परंपरागत जल प्रबंधन की सफलताओं को, सिद्धि को जानना चाहते हो, तो वो बहुत ही अनुभूत है। वो मुझे तो जो भी कुछ परंपराओं ने सिखाया, मैंने तो उसको वैज्ञानिक तरीके से पिछले 37 सालों में पूरी जो मॉडर्न उसके जितने भी पैमाने हो सकते हैं, उन सब पैमानों पर आंक कर देखा कि वही जो परंपरागत प्रबंधन था वही सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है?
सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो आदि से लेकर अंत तक चलता रहता है। ये जो सनातनता थी, वो सनातनता उस परंपरागत जल प्रबंधन में थी। आज वो नहीं है, आज बहुत टेम्परेरी सब काम होते हैं। अभी अभी एक काम हुआ और फिर अगला काम खत्म, खराब। 4-5 साल में सब प्रोजेक्ट बनते हैं, सब कहीं से पाइप लीक हो जाता है, कहीं से कुछ हो जाता है। और पाइप लीक होता है तो आपकी जो सूअर लाइन है, उस सूअर का लाइन का पानी आपकी ड्रिंकिंग लाइन में मिल जाता है। तो ये जो इतने बड़े डिजास्टर हम लोग कर रहे हैं, ये सब बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और ये सब जो बीमारियां हैं उनके लिए फिर आरओ और कैंट आता है। समझ गए आप? यदि हमारा पानी पहले की तरह परंपरागत जल प्रबंधन से रहता तो कैंट और आरओ के लिए कोई जगह नहीं थी। कैंट और आरओ को तो मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ने जगह दी है, बाजार दिया है, उनकी बिक्री के लिए सब सब रास्ते खोले हैं। इसलिए तुम इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें इसमें एक तरफ वाटर कॉमर्शियल है, दूसरी तरफ वाटर लाइफ है। एक तरफ वाटर कमोडिटी है, दूसरी तरफ वाटर बेस ऑफ लाइफ है। तो ये जो डिफरेंस है, ये अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, ये हमारी समझ और समझदारी का की भिन्नता है। इसलिए इस समझदारी को हमें अपनी परंपराओं से देखने और सीखने की जरूरत है। सर, पानी बचाने का काम जो है, जैसे अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा पानी बचाने का काम बंजारे, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि बंजारों ने किया है पानी बचाने का काम। फिर मैं देखता हूँ कि देवास जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही आपको? आ रही है, बिल्कुल हाँ, आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो देवास में जो तालाब वगैरह खोदने का काम करते हैं, वो पाली जिले के लोग राजस्थान से जाकर वो तालाब खुदाई का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि जो पानी बचाने का, जिसके पास पानी बचाने की कला है, वो बंजारों में है या आदिवासियों में है या छोटी जो कही जाने वाली तथाकथित जातियाँ हैं, उनमें है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव है पानी से, वही समाज है। इसको थोड़ा-सा सर आप अपने अनुभव से बताएँ कि किस तरह से राजस्थान में पानी की किल्लत जो है सबसे ज़्यादा कौन-सा समाज झेलता है, या दुनिया के संदर्भों में या देश के संदर्भों में बताएँ सर? देखिए, राजस्थान का मेघवाल, राजस्थान का पालीवाल, राजस्थान का बंजारा, राजस्थान का भील ट्राइब, सब पानी का एक अद्भुत ज्ञान रखते हैं। मेघवाल जो होता है, जो मेघों को जानता है, जो मेघों की चाल को समझता है कि कौन सा मेघ पानी लेकर आया है। पालीवाल वो जो पानी की संरचनाओं को बनवाने में हमेशा आगे रहता है। बंजारा वो कि जब वो गाय का बिजनेस करता है, उस जमाने में गाय कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बिजनेस होती थी, आती थी, जाती थी। दूध की गायों को ये पहुंचाने का काम करते थे। तो उस वक़्त इनको अपनी गायों के लिए पीने के पानी की बहुत ज़रूरत होती थी। तो बंजारों ने देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तुम तेलंगाना में जाओगे वहाँ भी बंजारों के बनाए हुए तालाब मिल हाँ, जाएँगे, बावड़ी मिल जाएँगे। किसी भी प्रदेश में चले जाओ, कश्मीर से हुँ, लेकर कन्याकुमारी तक आपको बंजारों की बनाई हुई जल संरचनाएँ, अद्भुत जल संरचनाएँ मिल जाएँगी। अरे भई मैं तो बिल्कुल दिल्ली के पास का हूँ। दिल्ली के पास में जहाँ मेरा जन्म हुआ था डोला गाँव में, वहाँ बंजारों का बनाया हुआ लक्खी कुआँ, हुँ, जो उस ज़माने में लाखों में बना था, बहुत बड़ा कुआँ था। लक्खी कुआँ और बंजारों का तालाब, ये सब बंजारों ने बनाए थे। और मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी अपने देश में घूम-घूम कर देखा है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, सब जगह इन घुमंतू लोगों ने अपने जीवन के लिए तालाब, जल का संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण किया था। लेकिन हमने इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। हुँ, हमने ना इनके पानी के काम को रिस्पेक्ट दिया और ना हमने इनके जीवन, जीविका और ज़मीर को रिस्पेक्ट दिया। ना हमने हुँ, इनकी डिग्निटी को समझा। लेकिन यदि आज भी आप
सबसे ज़्यादा पानी का काम करने वाला कोई समाज है तो बंजारा है। तेलंगाना के बंजारों ने एक से एक अद्भुत काकतिया के काल में काम किया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हमारे जो यहाँ के सिरोही के जो मिट्टी का काम करने वाले सब लोग थे, उन्होंने जाके भंडारा में 900 तालाब बनाए। तो ये जो जिनको हम अज्ञानी अनपढ़ कहते हैं, उन्होंने ही सच्ची देखे तो भारत को पानीदार बनाने का काम किया था। भारत को पानीदार बनाने में जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है वो बंजारे हैं, वो पालीवाल हैं, वो मेघवाल हैं, वो आदिवासी हैं, गोपालक हैं। सब ने अपने अपने इलाकों में अलग अलग तरह से जल संरचनाओं का निर्माण किया और इसीलिए हम भारत जो है गांवों का गणराज्य था। भारत का हर गांव गणराज्य था, उसके पास अपना पानी था। तुम्हें मालूम है आज़ादी के बाद जब 1957 में पहली प्लानिंग कमीशन में ये अध्ययन किया गया कि इस भारत में कितने गांव बेपानी हैं, तो नो सोर्स विलेज की डेफिनेशन ये होती थी कि यहाँ 3 किलोमीटर दूर 3 कोस तक दूर तक पीने का पानी उनका अपना ना हो, वो नो सोर्स विलेज की डेफिनेशन में दर्ज होता था। कितने गांव थे कुल भारत में? 232। आज कितने गांव हैं? लगभग लगभग हजारों। 2.5 लाख से ज्यादा। 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज्यादा। हम्म। तो ये जो स्टेटस है भारत का, एक पानीदार देश जिसके हर इंसान की आंखों में पानी था, दिल में पानी था और दिमाग तो पानीदार था ही, वो देश अब बेपानी हो गया। वो देश की हालत कैप टाउन से ज़्यादा भयानक है। कैप टाउन का प्रचार ज़्यादा हो गया, इसलिए लोग बेपानी जो शहर है उसकी गिनती में कैप टाउन को लिखते हैं। पर तुम्हारा दिल्ली, तुम्हारा गुड़गांव, तुम्हारा शिमला, तुम्हारा बेंगलोर, तुम्हारा हैदराबाद, इन सब का स्टेटस जरा जानने की कोशिश करो तो तुम्हें हम्म पता चलेगा कि इनके पास कितना पानी है, कितने साल का हम्म पानी, कितने दिन का पानी है, कितने महीने का पानी है। वो तो क्या किया इन लोगों ने कि गांवों का पानी लूट के ले आए। सारे शहर, बंबई हो, हैदराबाद हो, सब गरीब आदिवासियों के पानी पर जिंदा है, क्योंकि इनके पास आज़ादी के बाद बहुत शहरों के पास ही पावर आई और उस पावर ने सबसे पहले शहरों को पानी दिया और गांवों को बेपानी किया, तो लोग बेपानी होकर उजड़ कर फिर शहर में जाने लगे। तो हालत तो खराब सबसे ज्यादा शहरों की हुई, क्योंकि जब गांव बेपानी हुए तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? शहर में ही जाएंगे। हम्म। तो वो उजड़ कर फिर शहरों में माइग्रेशन कितनी तेज गति से बढ़ा। अभी कोविड-19 में थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन हुआ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू नेचर, कि लोगों को ये समझ में आया कि जो उनकी मूल जगह है वो तो जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उनकी नाल गड़ी थी कट के जन्म के वक्त, वही उनका जगह का सहारा है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में कोविड-19 में रिवर्स माइग्रेशन हुआ। मैं समझता हूँ कि यदि भारत को पानीदार बनना है तो अभी भी भारत के जो परंपरागत पानी के स्रोत हैं, तरीके हैं, उनको जानने की जरूरत है। तो सर, मैं थोड़ा सा आपकी बातचीत से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, यह भी किसी लूट की साजिश का हिस्सा है। ये हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। पानी पर जो अब तक पूरे भारत की जनता का अधिकार था, वो पानी का अधिकार उनके हाथ से छीनकर कुछ कंपनियों के हाथ में देने का है। हम्म अभी तुम्हारी सरकार ये बात कहेगी कि राजेंद्र देखो यार कितना पागल आदमी है, हम तो ये नहीं कर रहे पर राजेंद्र बोल रहा है। हम्म दोस्तों, मैंने इस सरकार को पिछले 15 सालों से, खासकर वाजपेयी के ज़माने से, वाजपेयी जी एक अच्छे नेता थे इस देश के, जिन्होंने मुझे 3 बार बुलाकर इस नदी जोड़ को क्यों नहीं करना चाहिए इस पर बात की।
फिर मनमोहन सिंह जी ने तो बाकायदा एक टास्क ही बना दिया और उसमें मुझे भी रख दिया। तो हमने उसको लाल बस्ते में बांध के रख दिया कि ये जो नदी जोड़ है ये भारत को तोड़ने की योजना है, बर्बाद करने की योजना है। इसमें नदियों के कारण पॉल्यूशन होगा, हमारी जुडिशरी जो आपस में लड़ाई होगी पानी के लिए उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, हमारी हमारी जो इकोनॉमी है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी और ड्राउट और फ्लड बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी नदियों की जो वाटर लेवल हैं वो बहुत फर्क है, ऊपर नीचे है, तो वो सबसे होना संभव नहीं है। इसलिए इस पर मैं समझता हूँ कि भैया भारत को यदि पानीदार बनाना है तो नदी जोड़ नहीं, नदियों से भारत के लोगों का दिल और दिमाग जोड़ने की जरूरत है। जब नदियों से भारतीय जुड़ेंगे, उनका दिल और दिमाग जुड़ेगा, तो भारत को ड्राउट और फ्लड फ्री करेंगे। और जैसे मेरे जैसा मामूली आदमी आज तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल सकता है कि हमने 12 नदियों को पुनर्जीवित किया, 17 लाख लोग रिवर्स हुए और 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए, और जिस जमीन पर केवल 2% भी हरियाली नहीं थी आज उस पर 48% हरियाली हो गई। अब ये बात कहने के लिए तो इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और पिछले 25 साल से कह रहा हूँ। जब से ये काम शुरू हुआ तब इतनी बड़ी जमीन नहीं थी, अब बड़ी जमीन हो गई, बस इतना ही फर्क है, बाकी प्रभाव तो वही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत को यदि बाढ़ सुखाड़ मुक्त होना है, पानीदार बनना है, सबको पानी देना है, तो ये बड़ी बड़ी योजना मत बनाओ, नदी जोड़ योजना। नदी जोड़ के पीछे बहुत सारी मल्टीनेशनल इन्वॉल्व हैं, वो बड़े ठेके लेना चाहती हैं, वो अपनी बड़ी मशीनें बेचना चाहती हैं, उन्हीं की आमदनी होगी और सारा पैसा का कर्ज भारत पर होगा, भारत कर्ज में डूबेगा, बड़ी कंपनियों की आमदनी होगी। इसलिए जब भी ये सरकार आती है तब वो नदी जोड़ का फतवा जारी करती है, और नदी जोड़ इन पे अब तक हुई नहीं। 10 साल तो इस सरकार को भी हो जाएंगे, अब दो टर्म पूरी करेंगे। वाजपेयी जी ने एक टर्म पूरा किया ही था, तो एक भी जगह नदी जोड़ नहीं हुआ। तो इन पे होगा तो नहीं, पर फतवे जारी करते रहेंगे ये नदी जोड़ के। नदी जोड़ स्वतंत्र कुमार जी इस देश के लिए सचमुच इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। और तुम एक बात देखो यार, सिंपल बात है, इस देश का कोई चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मेरे स्टेट में सरप्लस पानी है, मैं अपना पानी दूसरे राज्य को देने को तैयार हूं? कोई कह रहा है क्या? यू मेंशन वन नेम ऑफ दिस कंट्री, एक भी नाम नहीं है। इवन बिहार में सबसे ज्यादा पानी कहते हैं, नीतीश भाई से जाके बात करो ना। सर वहाँ तो स्थिति ये है, मैं मुंगेर जिले की हालत बताता हूँ, जो गंगा के किनारे हमारा गांव है। तो जब मैं 10 साल 12 साल का रहा हूँगा, तो वहाँ 10-12 फीट पे पानी आ जाता था। अब हमारे गांव में सबमर्सिबल लोगों ने घर के अंदर शुरू करना मतलब चालू करना शुरू कर दिया है, सबमर्सिबल लगवाने लगे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि एक किस्म का फैशन है लोगों को, कि उसके घर में सबमर्सिबल लग रहा है तो हमको भी लगवा लेना है, हमको भी पानी स्टोरेज कर लेना है। जबकि पानी अभी कुओं में है, मतलब 40 फीट 50 फीट पे पानी आना शुरू हो जाता है, लेकिन उनको 150 फीट ले जाना है पानी की पाइप, और वहाँ से ये पानी लेने की वो, ये जो हमको लगता है सर कि ये मानसिकता है ना कि धरती के पेट में पानी है और इसको कहीं भी फोड़कर हम पानी ले सकते हैं, 200 फीट पे, 250 फीट पे, 500 फीट पे। और मतलब ये सिलसिला, ये लोभ का सिलसिला कहाँ रुकेगा, ये सर आप बताएंगे। ये एक भी तो हमारी सर आधुनिक शिक्षा की देन है। हमारे जियो हाइड्रो साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू किया था एक जमाने में कि भारत की धरती का पेट पानी से भरा हुआ है, इसको निकालना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कहा ना, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि धरती का पेट कभी खाली नहीं होगा। अब लोगों ने सोचा कि यार धरती के ऊपर पानी रोकने से तो पैसे मेहनत ये सब करनी पड़ेगी, क्यों करें, बस बोरवेल लगा लेते हैं, इसमें तो एक मशीन वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो लोगों ने
ये जो एक्सप्लॉइटेशन करने की टेक्नोलॉजी है उसको बहुत प्यार करने लगे। शोषण करने की जो तकनीक और इंजीनियरिंग है वो जरा लोगों को ज्यादा पसंद आ गई और उन्होंने फिर जैसा तुमने कहा कि मुंगेर जैसी जगह पर जहां माँ गंगा का बड़ा आशीर्वाद है, माँ गंगा अभी भी वहां अभी भी सदा नीरा है। शुद्ध तो नहीं है पर सदा नीरा तो है। हाँ बिल्कुल। तो सदा नीरा तो है। तो जहां गंगा माँ सदा नीरा है वहां भी आप बोरवेल और सबमर्सिबल लगाएंगे, ये क्या बताता है, ये क्या सिखाता है हमें? इसलिए स्वतंत्र ये जो अभी की हालत है ये सचमुच हमें भटका रही है, हमें गुमराह कर रही है, गलत रास्ते पर लेके जा रही है। तो कभी सर हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हम हर घर में नल नल में जल दे देंगे। अरे जल कहाँ से दे दोगे जब तुम्हारे पास है ही नहीं? नल तो तुम दे दोगे क्योंकि नल देने में बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने पाइप बेचने में बड़ा मुनाफा होगा और हमारा पैसा वो उस कंपनी के खाते में चला जाएगा नल बेचने के नाम पर। तो तुम नल तो दे सकते हो पर जल नहीं दे सकते माय डियर। इसलिए स्वतंत्र कुमार जी इस वक्त हम भटके हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि भारत को पानीदार बनाने का एकमात्र रास्ता है कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट। हर गांव जी में, हर खेत में, हर घर में जो पानी बरसता है उसको हम सहेज लें, सहेज कर समझ लें कि उसका अनुशासित उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो जब हम एक तरफ कंजर्वेशन और दूसरी तरफ डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर करेंगे तो भारत पानीदार बन जाएगा दोबारा। और एक बार सर मुझे लगता है फिर से जो समाज हमारे लिए पानी की व्यवस्था करता था उस समाज को इज्जत देने के लिए इज्जत देने की शुरुआत करें, उनकी तरफ लौट कर देखें कि उनसे फिर जो इंजीनियरिंग हमारे परंपरा ने सिखाई थी, मतलब वो एक अनुभव के आधार पर उसकी ओर देखना हम फिर से शुरू करें तो शायद फिर से चीजें ठीक हो सकती स्वतंत्र तुम जानते हो कि हमारी इंजीनियरिंग में जो लोग पानी का काम करते थे उसको गजधर कहते थे। गजधर मतलब जो पानी लोगों का अंदर का पानी भी नापता है और धरती के अंदर का पानी भी नापता है और धरती के ऊपर का पानी भी नापता है। तो गजधर वो होता था जो लोगों का पानी जानता था, धरती का पानी ऊपर का पानी जानता था और धरती के नीचे का पानी जानता था। इसलिए मैंने तो तरुण भारत संघ ने तो माय डियर स्वतंत्र जी हजारों गजधरों को ढूंढ ढूंढ कर जिन्होंने तरुण भारत संघ के 11,800 बांध, तालाब, जोहड़, बावड़ी ये सब बनाने में मदद की। 11,800 तो बनाना इतना आसान नहीं होता ना, वो कोई राजेंद्र नहीं बना सकता। तो लोगों ने बनाए, गजधरों ने बनाए। मैंने उन सबको सम्मानित किया, सबको, और लोगों से सम्मानित कराया। पूरे देश में हर राज्य में गजधरों को ढूंढ ढूंढ कर किया। मुझे लगता है कि इस सरकार को यदि और कुछ नहीं कर सकती थी तो इस सरकार को जिन लोगों ने देश को पानीदार बनाया है है। उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यदि ठीक से ये एक दो को अवार्ड देने से, सर्टिफिकेट देने से, पैसा देने से नहीं होता, वो तो हर गांव में ढूंढना पड़ता है। भारत के जितने भी गांव हैं, अभी भी 6 लाख गांव हैं, तो 6 लाख तो गजदर ढूंढे जा सकते हैं ना भारत में। तो इन गजदरों को ढूंढ कर यदि भारत सरकार सम्मानित करती तो यही लोग पानी का काम करने लग जाते। लेकिन हमारी सरकार कहती है हर घर में नल, नल में जल। वो गजधरों को नहीं सम्मानित करेगी, वो परंपराओं को सम्मानित नहीं करेगी, वो तो नल को करेगी क्योंकि नल में पैसा देगी, हमें बजट लगेगा और फिर हमारी सरकार पार्लियामेंट में ये कह सकेगी कि हमने पानी पे इतना खर्च किया। तो हमारी सरकार को तो पार्लियामेंट को बताना है कि हम पानी पर इतना खर्च कर रहे हैं, काम नहीं सर करना। सर राजस्थान को मूलतः सूखा प्रदेश के तौर पर जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ कभी अजमेर में, कभी जोधपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इतनी बारिश
क्या पहले नहीं होती थी, अब ज्यादा बारिश होने लगी तुम्हें या क्या? तुम्हें इसने पारस ने मेरा प्रेजेंटेशन भेजा क्या आज का? नहीं ना? अरे पारस, मैं तुम्हें उसकी साइंस दिखाना चाहता था, उसकी सेंस बताना चाहता था। जी जी। क्या होता है कि जब धरती पे हरियाली बढ़ती है तो हरियाली में से जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, उसमें से कुछ पानी एवोपरेट होता है, बाहर आता है। हम्म, वो बाहर निकल के वो जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन करती है। हम्म, और वो जो माइक्रो क्लाउड्स हैं, वो अरेबियन सी से आने वाले मैक्रो क्लाउड्स को, वो वो कच्छ की घाटी से आने वाले क्लाउड्स को, हम्म, बंगाल की खाड़ी से आने वाले क्लाउड्स को, जो भी पास है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्टिव करती है। और फिर वहाँ एकदम से बादल फट जाते हैं, इरेटिक रेन्स हो जाती हैं, ज़्यादा बारिश हो जाती है, फिर वो बाढ़ दिखने लगती है। तो ये बुरा लक्षण नहीं है ज़्यादा पानी बरसना, ये अच्छा हम्म, ही लक्षण है। हम्म, क्योंकि ये तो तभी संभव है जब वहाँ हरियाली बढ़ी है। हम्म, हम्म, हरियाली में से हमेशा ट्रांसवोप्रेशन होता है। तो तुम मुझसे एक उल्टा सवाल पूछ सकते हो कि राजेंद्र भाई, हम्म, जम्मू कश्मीर में 2014 में, बहुत बाढ़ आई। 2013 में, हम्म, और केदार घाटी में ये जो 13 में। बाढ़ आई, हाँ 13 में, ये क्यों आई? ये ठीक इसलिए आई कि बादल तो बरसा, लेकिन हमने जो नदियों में टनल बनाने का काम किया, हम्म, डैम बनाने का, बैराज बनाने का, तो जो हम्म, भी टनल में से मिट्टी निकली वो हमने नदी के किनारे डाल दी। हम्म, हम्म, मैं फैक्चुअल बताता हूँ, श्रीनगर है, हम्म, गढ़वाल जिले में। हम्म, श्रीनगर में एक कृष्णा रेड्डी नाम का एक व्यक्ति है तेलंगाना का। वो हम्म, हाइड्रो पावर लगा रहा था। हम्म, तो उसने जो भी टनल बनाई उसकी सारी मिट्टी नदी के दोनों तरफ डाल दी। हम्म, तो जब पानी ऊपर से आया तो वो जो नदी के दोनों तरफ की मिट्टी थी वो पानी के सामने आ गई, हम्म, और वो सारी मिट्टी नदी से निकल के लोगों की घर को छतों तक दबा दिया। छत सब शिल्ट हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा विकास का विनाश है और विकास का जो ज्ञान का विस्थापन है, इसको जरा गहराई से समझने की जरूरत है। जी सर, मैं आखिरी ये सवाल तो नहीं है, मैं आपसे ये एक सबको जो लोग पानी के प्रति सीरियस हैं और जो समझना चाहते हैं उसके लिए कुछ मतलब एक मोटी मोटी समझ जिन मतलब पैदा करनी होगी, किस तरह से हम पानी बचाएं, छोटे छोटे प्रयास क्या हो सकते हैं एक शहरी आदमी के लिए, एक देहाती आदमी के देखिए, हम सुबह उठते हैं, लिए? सुबह उठते ही पानी से सबसे पहला संबंध पानी से होता है। दांत धोने से लेके मुंह धोते हैं सुबह सुबह उठ के। तो यदि हम वहीं से पानी बचाना शुरू करें, दांत धोना, मुंह धोना, हाथ धोना, तो एक तरह से एक अनुशासित जल का उपयोग निजी जीवन में सुबह उठते के साथ हमारा शुरू हो, और फिर वर्षा जल को बचाने के लिए छतों पर, घरों पर, खेतों पर, जहां भी हमारे पास जैसी जमीन है, उस वर्षा जल को कैसे हम सहेजना शुरू करें। इसलिए मैं पानी के बारे में दो बातें कहता हूं। एक तो जल को समझना, जल की हेल्थ और तुम्हारी हेल्थ का रिश्ता क्या है उसको जानना, और जल को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। यदि तुम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो जल को स्वस्थ रखना जरूरी है। हम्म, और स्वस्थ रहेगा जब जब आप उसको अनुशासित होकर उपयोग करेंगे। और इस जल को मर्यादित और अनुशासित उपयोग के लिए हमारे देश में कुंभ होता था। कुंभ जो है वो जहर और अमृत को अलग अलग रखने का एक मंथन था। मतलब
जो गंदगी है जीवन की, गंदगी है पानी की, गंदगी है नदी की, उसको अलग से आइडेंटिफाई करना कि ये राक्षस कौन है, और जो पवित्र है, शुद्धता से पानी का रक्षण करता है, संरक्षण करता है, वो देवता कौन है। तो रिवर और सीवर को सेपरेट करना, रिवर का वाटर और सीवर का वाटर सेपरेट करना, ये सब पानी को, गंदे और अच्छे पानी को अलग अलग रखना, इसके लिए भारत में तो बहुत गहरा पुराना हिस्टोरिकल मंथन है। उस मंथन को कुंभ कहा जाता था, और वो जल को समझने का मंथन था। कुंभ सिर्फ स्नान नहीं है, वो तो जल जीवन का मंथन था भाई। कुंभ जो है, सिर्फ स्नान मानने वाले लोग वही कॉमोडिटी अप्रोच के हैं, कॉमर्शियल अप्रोच के हैं। जो जीवन की अप्रोच के हैं, जो जल को जीवन मानते हैं, वो कुंभ को केवल स्नान का काम नहीं मानते, वो तो जीवन में पवित्रता और गंदगी, जहर और अमृत, उसको कैसे अलग रख सकते हैं, उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना। और पवित्रता की रक्षा करने वाले देवता और गंदगी की रक्षा करने वाले राक्षस। ये शब्द जो हैं, इनका कोई बुरा ना माने, इन शब्दों का कोई और अर्थ ना निकाले। मैं बहुत सरलता से बोल रहा हूं, मेरे मन में कोई किसी आइडियोलॉजिकल ये नहीं है, मेरे मन में है जो मैंने अनुभव किया वो। यदि हम सचमुच अपने भारत को पानीदार बना के रखना चाहते हैं, तो पवित्र जल में गंदा जल ना मिलने दें, अच्छे जल में, शुद्ध जल में गंदा जल ना मिलने दें। यदि हम केवल इतना काम कर लें कि बारिश के दिनों में जो वर्षा का अमृत है, उसको गांव के घर, शहर के गंदे नालों में मत मिलने दो, उसको अपने घर के कुंड में रोक लो, कुंड बना के हार्वेस्ट कर लो अपने घर पे, कुछ तो करो। तो दूसरा काम हुआ घर का, और तीसरा काम है कुनबे का, परिवार का, मोहल्ले का। जितना भी सड़कों पर, खेतों पर, गांव में पानी बहता है, उसको तालाब में इकट्ठा करो, तालाब में गंदा पानी मत जाने दो, गांव में तालाब बनाओ। हर गांव में तालाब है, उनको थोड़ा डिसिल्टिंग करके रीजनेट करो। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम दुनिया के गुरु, भारत के निवासी हैं, भारतवासी हैं। भारत कभी दुनिया को सिखाने वाला ग्लोबल टीचर था, अब वो ग्लोबल टीचर नहीं रहा। तो यदि हमारे मन में ग्लोबल टीचर बनने का गौरव है, तो बस पानी से काम शुरू कर सकते हो। गंदगी और अच्छाई को अलग अलग रखो, और इस नेचर से अपने जीवन के लिए जितना लेते हो, उतना इस नेचर को वापस उसी रूप में देने का संकल्प अच्छे लोग करते हैं। इसलिए हम सबको भी वही संकल्प करना चाहिए कि हमने अपने जीवन के लिए इस प्रकृति से जितना लिया, मरने से पहले उतना वापस दे के जाएंगे। ये हमारा गौरव है, ये हमारी समझ है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया का गुरु तब तक था जब तक वो नीर, नारी और नदी का सम्मान करता था। और नीर, नारी, नदी भारतवर्ष के लिए नारायण थी, और भारत अपने भगवान को जीता था। भारत का भगवान था भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। तो यदि हम भारत को पानीदार बनाना चाहते हैं, तो अपने असली भगवान को समझें, और भगवान को समझकर नीर, नारी, नदी को नारायण मानकर सम्मान करें, तो भारत फिर से दुनिया का गुरु बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। आपके अनुभव जन्य बातें, अनुभव सिद्ध बातों से हम आज, मैं भी और हमारे साथ जो भी जुड़े रहे, उनको बहुत मतलब अच्छा लगा आपका वो सुनकर, और मुझे लगता है कुछ लोग समझेंगे भी इस बात को, और इस श्रृंखला को हम आगे भी चलाएंगे। तो आगे भी हम आपसे उम्मीद करेंगे, कभी ज़रूरत होगी तो हम फिर आपको याद करेंगे। और आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, और पानी पर बस स्वतंत्र इतना ध्यान रखना कि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ।
जी 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 सर, उसके लिए मैं आपके माफी काम में भी मैं आज भी 3 मिनट पहले आ गया था, जबकि मैं एक बहुत जरूरी काम में फंसा हुआ था। फिर जब मुझे नीलाब ने बताया कि आप देर से आने वाले हैं, तो मैंने उस काम को फिर ज्वाइन किया जाके, और फिर जी वहां जी से निकलने में मुझे दिक्कत हो गई। मुझे वहां से निकलने में देर हो गई, इसलिए मैं देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं सर, मेरी वजह से देर हुई और मैं माफी चाहता हूँ, और आगे इसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आ, जी सर, नीलाभ कुछ बोलना चाहते थैंक यू। जय हिंद। बहुत स्वतंत्र बहुत जय धन्यवाद हिंद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।